हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये आपके रिवीजन की क्लास है और आज इस रिवीजन की क्लास में हम जो चैप्टर देखने वाले हैं ये फिजिक्स का पहला लेसन है। और फिजिक्स का जो हमारा पहला लेसन बनता है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ये फिजिक्स का हमारा जो पहला चैप्टर है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स का। और इसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी जो है वीडियो जो है हमारे चैनल पर जो है हमने शुरुआत से पढ़ा रखा है और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जो है उपलब्ध है, जिसमें सारे वीडियो जो है उपस्थित हैं। आप लोग अगर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आकर के आप जो है अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए, आज की इस रिवीजन क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भूल गए होंगे, तो चलिए फिर से रिवीजन करवा देते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा गया है। अक्सर ये हर साल जो है किसी न किसी सेट में जरूर ही रखे जाते हैं। तो चलिए इसका रिवीजन फिर से करवा देते हैं। आज मैं आपको गॉस की प्रमेय जो है बताने वाले हैं और इसको सिद्ध करके बताने वाले हैं। ये पूरे 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है या इसको जो है सिद्ध कीजिए। इस तरीके से अलग अलग नामों द्वारा जो है कई बार पूछा गया है। तो चलिए आज हम गॉस की प्रमेय को जो है अच्छे से दोबारा जो है देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम गॉस की प्रमेय की बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? भाई गॉस की प्रमेय कहती है कि गॉस के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मान लीजिए हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमारा कोई छोटा सा पृष्ठ है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो है बंद पृष्ठ से परिवर्त कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत पृष्ठ है, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है, एक छिद्र है पृष्ठ, इसको ऐसे मान सकते हैं थोड़ा सा, ये हमारा पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, भाई उसी की बात किया गया है। क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी इसके भीतर से जितना भी फ्लक्स जो है गुजरता है वो बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जितना हमारा आवेश होता है वो उसके मान का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई बराबर, भाई जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर ये सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये सिग्मा क्यू क्या लगाया गया? भाई क्यू आवेश है, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण आवेश। तो मान लीजिए आवेश बहुत सारा हो तो अब सिग्मा लगा दिया गया। सिग्मा का मतलब वह जितना भी आवेश होगा सबके लिए होगा और वो बटे में एप्सिलॉन 0 हो गया। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यही जो है गॉस की प्रमेय कहती है। गॉस की प्रमेय कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी जो पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, यानी संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। भाई कुल आवेश मतलब सिग्मा लगा दिया गया, सिग्मा क्यू का मतलब हुआ कुल आवेश और बटे में ε0 गुना होता है। समझ में आ गई बात? भाई इसी के ऊपर जो है हमने इसको लिखा, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब अगर देखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, भाई वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है कि डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यही तो कहा गया। भाई ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, डी ए मतलब वो अल्प क्षेत्रफल हो जाएगा। भाई हम डी फाई ई जो है हमारा वैद्युत फ्लक्स है, तो वैद्युत फ्लक्स का अगर अल्प भाग की बात करें, डी लगा के बात करें, डी वहीं लगाया जाता है जहां पर हम थोड़े की बात करते हैं। तो ये हमारा डी फाई ई बराबर भाई ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, डी ए अल्प क्षेत्रफल हो गया और जो क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, जो हमारा बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो अगर किसी कोण पर जा रही हैं तो ये हमारा cos थीटा होता है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा, ये परिभाषा के अनुसार जो है होता है। अब अगर आप कह सकते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ एक गोलाकार हो, मान लीजिए हमारा जो पृष्ठ है वो गोलाकार हो तथा वो वैद्युत क्षेत्र जिसमें
बंद पृष्ठ को रखा गया है उसकी तीव्रता E है। भाई कहने का मतलब ये है कि यदि विद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ एक गोलाकार है, मान लीजिए हमारा जो पृष्ठ है वो जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है वो एक गोलाकार हो तथा वो विद्युत क्षेत्र जिसमें बंद पृष्ठ को रखा गया है अगर उसकी तीव्रता E मान लिया जाए तो ये हमारा d phi E बराबर EDA cos थीटा बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा d phi E बराबर EDA cos थीटा। अब इसकी अगर हम तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। भाई किसी भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें गोले की, तो गोले की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर होता है। समझ में आई बात? अब एक काम करते हैं, ये जो E की वैल्यू है यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा d phi E बराबर हो जाएगा, भाई E की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही रहेगा, ये Q रहेगा और इसको हम जो है DA cos थीटा अपान R स्क्वायर जो है इधर कर लेते हैं। भाई ये हमारा Q आवेश है, आवेश तो वही रहेगा और DA भाई यहाँ d phi E की बात हो रही, अल्पखंड की बात हो रही है तो यहाँ DA cos थीटा अपान R स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो DA cos थीटा हमने अलग लिखा है DA cos थीटा अपान R स्क्वायर, भाई ये त्रिज्या हो जाएगी और DA अल्पखंड क्षेत्रफल हो जाएगा और ये थीटा, इसको हम जो है d ओमेगा मान लेते हैं। भाई d ओमेगा अगर मान लिया जाए तो ये हमारा, इसको यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा d phi E बराबर, अगर देखा जाए तो इतने की वैल्यू ओमेगा हो जाए तो ये हमारा बचेगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये d ओमेगा हो जाएगा। भाई ये वैल्यू यहाँ पे इतना d ओमेगा मान लिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हमारा रहेगा, ये इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन कराएंगे, समाकलन कराएंगे तो ये हमारा समाकलन d phi E हो जाएगा बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और ये हमारा इंटीग्रेशन इसका जो है d ओमेगा का करा दे। तो अब ये समाकलन कराएंगे तो भाई ये d हमारा जो होता है, d हमने आपसे कहा कि वही लगाया जाता है जहां थोड़े की बात होती है। तो अब समाकलन जब हटाएंगे तो ये हमारा phi E बराबर आ जाएगा, ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा ही रहेगा और ये हमारा d ओमेगा, भाई ओमेगा की बात कर रहा है तो ये हमारा 4 पाई आ जाएगा और ये जो हमारा 4 पाई d ओमेगा होगा तो ये 4 पाई, ये 4 पाई कट जाएगा तो हमारा phi E बराबर निकल के आ जाएगा। भाई Q बचा है, एप्सिलॉन 0 बचा है तो Q अपान एप्सिलॉन 0 ये निकल करके आ जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स phi E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। यही गॉस की प्रमेय आपको सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं? देखो कुछ नहीं करना है, देखो सीधी सी आपसे कहा गया कि भाई गॉस के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, यानी कोई हमारा अगर बंद पृष्ठ है तो उस विद्युत वह अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। जो इसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही लिखा गया phi E बराबर सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0। भाई कुल आवेश का, भाई कुल आवेश हमारा Q हो जाएगा, सिग्मा Q हो जाएगा और 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है तो गुना कराओगे तो ये इतना आ जाएगा। ये विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। इतना अगर ध्यान रखे हो तो आराम से आपका हो जाएगा। ये हमारा मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है और यहाँ से जो है ये इसका अल्पखंड का क्षेत्रफल DA हो गया और ये कोण पर रखा है तो भाई जाहिर सी बात है ये हमारा थीटा कोण हो जाएगा। अब चूंकि ये गोले के फॉर्म में है तो यहाँ पर ये d ओमेगा जो हमारा होगा d ओमेगा हो जाएगा और इसकी तीव्रता जो है ये E माना गया है और ये हमारा कोई प्लस Q आवेश है। ठीक, तो अब इसके हिसाब से कहा गया कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहता है, d phi E बराबर EDA cos थीटा। क्या होता है भाई, d phi E बराबर, अगर हम अल्पखंड क्षेत्रफल के विद्युत फ्लक्स की बात करें तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स d phi E बराबर होता है भाई अल्पखंड क्षेत्रफल, भाई अल्पखंड
अल्प वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हो, मान लीजिए हमारा गोला बहुत बड़ा है या चादर हमारी बहुत बड़ी है, तो चादर में छोटे खंड की बात कर रहे हो तो उसमें कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो भाई छोटे की बात कर रहे हो, डी लगा दिया गया तो डी फाई ई कर दिया गया, जहां फाई ई था वहां डी फाई ई कर लिया गया। तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो रहेगा ही रहेगा, और डी ए अल्प खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, और कास थीटा यानी थीटा कोण से अगर गुजरता है तो ये आपका कास थीटा हो जाएगा। अब ये इसी को बताया गया, क्या बताया गया, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा पृष्ठ एक गोलाकार है, इसको हमने माना हमारा जो वैद्युत पृष्ठ रखा गया है वैद्युत क्षेत्र में वो कैसा हो, गोलाकार है, तथा वो वैद्युत क्षेत्र जिसमें रखा गया है उसकी तीव्रता ई है। अगर ऐसा मानते हैं तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारा यहाँ पर लागू होता है। तो अब ये लागू होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है पहले से, हमने इससे पहले बताया है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको उठा करके इसी ई वाले जगह पे रख देंगे, तो जब यहाँ रखेंगे तो डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हमारा रहे, ये भाई इसको उठा करके यहीं पे रखोगे तो ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और ये पूरी बातें यहाँ पर रख दिया जाएगा इसी पे। समझ में आई बात। और डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो आप देख रहे हैं इसको डी ओमेगा मान लिया गया। क्या मान लिया गया, डी ओमेगा। तो जब डी ओमेगा माना गया इसको तो इसको उठा के रख देते हैं, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। एक चीज जाने रहिएगा, इसका जब समाकलन कराएंगे तो भाई अभी अल्प खंड की बात हो रही, पूरे खंड की कब करवाएंगे, तो अल्प खंड में ये हमारा समाकलन का निशान होगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये डी ओमेगा का समाकलन हो जाएगा। तो इसको हम पूरा मान लेंगे, फाई ई मान लेंगे, और ये हमारा इतना रहेगा, और डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रख देंगे। क्या रख देंगे, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो यही हमारी गॉस की प्रमेय है जिसको सिद्ध किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।